Yeah, today I have a very significant topic, some important questions I have today. And the topic is what ki today I have 50 questions, and these 50 questions are, yeah, related to Mrs. Dalloway. Yesterday I had gone with the summary, theme, characters, and you are getting what you are getting, PDF notes and notes in Word file also. PDF notes and notes in Word file also. So remember that ki when I talk you, yeah, when I talk you ki that you have to go with this topic, then you find what? Then you find ki आज हम लोग जो मिसेस डालोवे का MCQ with explanatory notes I will go, and I'm telling you कि yesterday I had covered theme, characters, you came to know about stream of consciousness technique वगैरह को लेके बात हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि over how much time does the main action मिसेस डालोवे टेक प्लेस करें कि जो मिसेस डालोवे जो आपका नॉवेल है इसका जो एक्शन है वो कितने दिनों में दिखाया गया, कितने दिनों में बताया गया। आपको याद होगा कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिंगल डे कवर करता है। तो जो मिसेस डालोवे नॉवेल है, ये नॉवेल खुद आथर की लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसमें सिंगल डे को पूरा पूरा का पूरा घटना कवर किया गया है। तो क्या है? 1 डे, सिंगल डे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या है? द इंटायर नॉवेल अनफोल्ड्स ओवर अ सिंगल डे इन जून 1923। कौन सा महीना? जून 1923 का। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल लेट इवनिंग, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का है। द कॉम्प्रेस्ड टाइम फ्रेम इज वन ऑफ Poole's innovative structural choices, allowing her to explore the depth of consciousness को लेकर के बात की गई। तो 1923 ईस्वी की मॉर्निंग से लेकर के शाम तक का एक सिंगल डे का घटना का जिक्र किया गया है। उस घटना को दिखाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उसमें जो है ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि कैरेक्टर अल्टीमेटली एट इनर लेवल, कैरेक्टर इनर लेवल पर क्या है और कैसे। Then you find the next question. What is Clarissa doing at the very beginning of the novel? Clarissa main character जब नावल की शुरुआत होती है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नावल, तो क्लारिशा क्या करती है? होस्टिंग हर पार्टी, वो पार्टी को होस्ट करती है। गोइंग टू बाई फ्लावर्स, या बी इज द राइट आंसर। पार्टी को होस्ट करने से पहले शी प्रिपेयर्स हरसेल्फ फॉर पार्टी एंड शी गोज टू बाई फ्लावर्स। वह पार्टी होस्ट नहीं करती पहले। नावल के शुरू में दिखाया जाता है शी प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर पार्टी and she goes to buy flowers. The novel opens with Clarissa's famous decision. Mrs. Dalloway decided that morning she would buy the flowers herself, कि वो जो है फूल खरीदेगी। This simple act becomes a journey through London and through memory. यही जो सिंपल एक्ट है यही लंदन की चीजों को लेकर के बात करता है और यही जो है मेमोरी को भी लेकर के बात करता है। शी रिकॉर्ड्स मेमोरी ना, जब वो डांस पार्टी में जाती है या उसको होस्ट करती है, उसके लिए प्रिपेयर करती है, तो शी रिमेम्बर्स हर गॉड डेज। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट ट्रॉमेटिक इवेंट हैज अफेक्टेड सेप्टिमस वारेन स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो वार वेटेरन रहा है। क्या बात बताई गई है? वो कौन सी घटना है जिसने प्रभावित किया किसको? सेप्टिमस वारेन स्मिथ को। एंड हु इज सेप्टिमस वारेन स्मिथ? सेप्टिमस वारेन स्मिथ इज अ हु ही इज अ वार वेटेरन। तो कौन सा घटना था? वर्ल्ड वार फर्स्ट था। चूंकि जो जीवन बताया गया 1923 का पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस को लेकर के बात की गई है। और पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि एक सैनिक है जो अनुभवी सैनिक रहा है, जो घायल हो चुका था या वार में पार्टिसिपेट किया था, वार का इतना निगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ा कि वह ट्राउमा में चला गया।
ये पूरा आपका क्या वर्ल्ड वार फर्स्ट का। Septimus is a shell-shocked veteran suffering from what we would now recognize as PTSD. His war trauma, क्या है war trauma, represent the broader psychological damage. Psychological damage. जो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल होगा वो साइकोलॉजिकल पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेगा। तो साइकोलॉजिकल डैमेज और ये सब चीजें की, और ग्रेट वार का कितना ज्यादा असर उस पर पड़ा है। हाउ डज सेप्टिमस वारेन स्मिथ डाई, ये कल भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेप्टिमस वारेन का डेथ कैसे होता है। बैटल में होता है, रोडिंग में होता है, जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, वह जो है कहां से, जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, वह खिड़की से बाहर की ओर कूदता है, इससे उसकी डेथ होती है। वहां पार्टी चलती रहती है और इस डेथ का इंफॉर्मेशन जब उन लोगों के पास पहुंचता है तो दे गॉट शॉक्ड, वे शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा। फिर उनको भी एहसास होता है कि लाइफ थोड़ा सा है, लाइफ छोटा सा है, एक दिन हम सब लोगों को दुनिया छोड़ के चले जाना। दिस थिंग्स वी सी। तो यू फाइंड कि Septimus throws himself from his lodging window to escape being taken to an asylum by Dr. Holmes। क्योंकि डॉक्टर होम्स उसको जो है असाइलम ले जाते हैं, पागल खाने में ले जाते हैं, और उससे बचने के लिए वो खिड़की से भागता है। His death occurs as an act of defiance against the medical establishment that fails to understand him। और उसका डेथ बताता है कि जो मेडिकल उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट था, वो उसको सही से नहीं किया जा रहा था। उसको साइकेट्रिस्ट का इलाज कराने की जरूरत थी, या उसके इश्यूज को समझने की जरूरत थी। तब उसको क्या किया गया, उसको ये दिखा दिया गया कि उसके साथ प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश, बल्कि उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया। तो पागल खाने में उसको डॉक्टर लेके जाते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए वह विंडो से कूदता, उसकी डेथ हो जाती है। Then you find question number 5. What unifies the temporal structure of the novel? कह रहे कि जो temporal structure of the novel है वो क्या है, जो temporal है, थोड़े समय के लिए है, वो क्या है। उसमें उन्होंने दिया चर्चेस बेल्स है, बिग बेल चाइमिंग द आर्ट्स। बिग बेल जो है वो आर्ट्स को लेकर के बात कर रही। बिग बेल चाइमिंग द आर्ट, बिग बेल इज अ कैरेक्टर। The tolling of big bells throughout the day provides a rhythmic structure that anchors the flowing consciousness of the characters to specify moments in time। ये क्वेश्चन बहुत वैसे है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ही सीरियसली यू हैव टू टेक, लेकिन आपको जरूर ध्यान में रखना है कि वो कौन सी चीज है जो यूनाइट करती है। What unifies the temporal structure of the novel? What unifies the temporal structure of the novel? The tolling of big bells throughout the day provides a rhythmic structure। Question 6 है, that's very significant। Where does Clarissa's party take place? क्लैरिसा की पार्टी कहाँ पर जो है होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके लंदन होम में होती है। जो क्लैरिसा की पार्टी है, the party at the Dalloway residence serves as the novel's climatic gathering point where वेरियस। तो इस पे एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं है, पार्टी कहाँ पर चलती है, लंदन होम में उसके चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज द वुल्फ प्राइमरली एप्लाई टू रिवील कैरेक्टर थॉट? जो कैरेक्टर का थॉट है उसको रिवील करने के लिए वुल्फ ने कौन सा लिटरेरी टेक्निक, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। वुल्फ pioneered this modernist technique allowing readers direct access to characters। तो उन्होंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया कौन सा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टेक्निक को विलियम जेम्स ने मार्केट में लाया, और विलियम जेम्स के जो भाई हेनरी जेम्स है उनको भी आप देख सकते हैं। विलियम जेम्स ने इसको कहाँ पे पहले यूज किया, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इसको लाते 1890 ईस्वी में। उसके बाद इस टेक्निक को नॉवेल में यूज किया गया। नॉवेल में किन लोगों ने 20 जो प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट रहे हैं, चाहे वो आपके हेनरी जेम्स रहे हो, चाहे जेम्स जॉयस रहे हो, चाहे वर्जीनिया वुल्फ रहे हो, उन सब लोगों ने जो है क्या किया था, उन सब लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु ब्रिंग्स न्यूज ऑफ सेप्टिमस डेथ टू द प्ले?
करे सेप्टिमस जो कैरेक्टर है उसकी मौत का जिक्र कौन लाता है, कौन करता है? डॉक्टर हॉलिबेस, सर विलियम ब्रॉडशा। यह सर विलियम ब्रॉडशा जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। सर विलियम ब्रॉडशा, वन ऑफ सेप्टिमस साइकेट्रिस्ट, mentions the suicide casually at the party, representing the callous attitude of the medical establishment toward mental illness। तो जो उसका डेथ है सेप्टिमस का, ये न्यूज जो है जो साइकेट्रिस्ट है वो लेके जाते पार्टी में बताते हैं, और वो बताते कि उसकी डेथ जो है मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है जो सही से उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा, वो जिम्मेदार है कि हमारा जो चीजें हैं वो गड़बड़ है, पूरा सिस्टम गड़बड़ है। What is the significance of the mysterious motor car in Bond Street? करे जो mysterious motor car है बॉन्ड स्ट्रीट पे, उसका क्या मतलब है? What is the significance of the mysterious motor car in Bond Street? जो mysterious motor car है बॉन्ड स्ट्रीट पे वो क्या रिफर करता है? It belongs to Clarissa. It creates a moment of shared urban experiences. It causes an accident. It transports important characters. तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिस्टीरियस मोटर कार? जो मिस्टीरियस मोटर कार है बॉन्ड स्ट्रीट पे वो क्या रिफर करता है? इट क्रिएट्स अ मोमेंट ऑफ शेयर्ड अर्बन एक्सपीरियंसेस। जो मिस्टीरियस मोटर कार है वह क्या करता है? अर्बन एक्सपीरियंसेस, उस मोमेंट को जो अर्बन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है उसको शेयर करता है। द मोटर कार विद ड्रॉन क्लाइंट्स possibly carrying royalty creates a moment whether strangers have curiosity and speculation, demonstrating how public events can commentary unite disparate individuals। Question number 10 है, What does the airplane writing in the sky represent? Airplane जो writing sky में किसको represent करता है? Airplane writing जो है ये modern technology को, airplane writing represents modern technology's impact on daily life। The skywriting plane represents the intrusion of modern commercial culture into private consciousness, especially showing how technology shapes the shared experience in urban life को लेकर के उसमें आता है। So we come to know stream of consciousness technique, we come to know 20th century, we come to know consciousness, we come to know psychiatrist, we come to know war veteran का आत्महत्या करना, we come to know क्लारिसा का जो कि डांस पार्टी को ज्वाइन करती होस्ट करती है, दिस इज वी कम टू नो। और एक सिंगल डे में पूरा का पूरा घटना जो है घटित हुआ है। एंड वी आल्सो कम टू नो अबाउट मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, और जो मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही गड़बड़ है, उससे एक आदमी का इलाज सही से नहीं कर पा रहा बल्कि उसे पागल बना दिया है, और उसको कहाँ ले जाते? असाइलम में। उसे असाइलम में जाने से बचने के लिए ही वह इस कदम को उठाते हैं। Who was Clarissa's first love interest? कैरेक्टर को लेके क्वेश्चन। क्लैरिसा का फर्स्ट लव इंटरेस्ट किसमें था? सैली सेटन में था। क्लैरिसास का जो सबसे इमोशनल कनेक्शन था वो सैली सेटन में था, और एक घटना कहाँ पे? बाउटान में हुआ था, रिप्रेजेंटिंग अ पैशनेट एंड uninhibited relationship that contrasts with a more conventional marriage। जो क्लारिसा है she was engaged when she was young, she was engaged with someone, लेकिन जो है उसका जो एंगेजमेंट था या उसका जो इंगेजिंग था अपने लवर के साथ, it didn't her love didn't change into, you can say, into the into reality, means love before marriage, love after marriage, that is other thing। Love before marriage you find that she has heart, she has emotion, she has feeling, she gave her heart to whom? She gave her heart before marriage to Sally Saturn, but she did not marry to that man। उसका मैरिज दूसरे से हुआ तो उसको लगता है शी इज नॉट सेटिस्फाइड इन हर लाइफ, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर वॉच करता है, निगरानी रखता है, वो फ्रीडम नहीं देता। तो शी रिमेम्बर्स हर गॉड डेज स्पेशली शी वाज एंगेज्ड विद सैली सेटन, तो उसको उस पे वो सब चीजें याद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीटर वॉल्स रिलेशनशिप टू क्लैरिसा? पीटर वॉल का जो रिलेशनशिप है क्लैरिसा से वो कैसा है? पीटर वॉल जो उसके पहले फार्मर स्वेटर रहे, फार्मर स्वेटर का मतलब कि उसकी शादी जो पहले तय हुई थी वो पीटर वॉल से हुई थी। लवर उसका कौन था? सैली सेटन। तो सैली सेटन एक लवर, दूसरा उसकी जिंदगी में कौन आया था? दूसरा उसकी जिंदगी में जो पीटर वॉल्स आए थे, जो उसने प्रपोज किया था।
पीटर ने उसको प्रपोज किया था क्लारिसा को ईयर्स अर्लियर बट वाज रिजेक्टेड, लेकिन उसके प्रपोजल को ये रिजेक्ट कर देती है। His return from India on this particular day brings back complex feelings and memories of both characters। और फिर वो उसको भी याद करती है कि पीटर ने मुझे जो है प्रपोज किया था, मैंने पीटर को रिजेक्ट कर दिया, उससे मैं शादी करती तो मेरा जीवन ज्यादा बेहतर होता, मैं काफी खुश होती। These things we see, these things we find। What I want to say, what I want to tell you कि चाहे पीटर रहे हो या चाहे सेटन रहे हो, मीन्स उनके जो पहले लवर थे, जो चीज जा चुका जो जा चुका। इफ यू थिंक अबाउट योर पास्ट तो योर पर्सन विल नॉट बी ब्राइट। बहुत कॉमन सी बात है, प्रैक्टिकल हम लोग एक्सपीरियंस की बात है। वी ऑल आर मैच्योर। आपका जो लाइफ इस समय है उस लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए। अगर अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड या फैमिली में किसी से रही है तो अंडरस्टैंडिंग बनाइए, नहीं बन पा रहा है तो आप उससे अलग हो जाइए। बहुत सिंपल सी बात है। ना तो नीला ड्रम की जरूरत है, ना पीला ड्रम की जरूरत है, ना किसी को मारने की जरूरत है, ना मरने की जरूरत है। इट्स अ वेरी सिंपल। आपकी लाइफ की अपनी वैल्यू है, उसकी भी लाइफ की उसकी वैल्यू है। उसकी लाइफ में आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? खुश रहिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। नहीं अंडरस्टैंडिंग बनती है तो अलग हो जाइए, ठीक है। लेकिन उस अलगाव के बाद जो है ये ना सोचिए कि एक हैट्रेड फीलिंग रखिए, आई विल किल दैट पर्सन विल किल मी, नो डॉट एट ऑल। देन ब्रेक ऑल द रिलेशनशिप। आप अपने जीवन को फिर उससे जीजिए। ऐसा ना हो कि जो पता चली यू आर द वाइफ ऑफ समवन एंड यू आर आल्सो द बिलव्ड ऑफ समवन। एक साथ दो रिलेशन जो है कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो हस्बैंड के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे वो वाइफ के परिप्रेक्ष्य में हो, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये जो आजकल का तमाम कांड हम लोगों के सामने आ रहा है कि पोस्ट मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप बन रहा है उसमें जो मर्डर हो रहा है, स्पेशली ये वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा हम लोगों पे हावी हुआ है। जो 1923 में वहां भी इस तरह का चीजें नहीं, दे आर नॉट किलिंग एनीवन, क्योंकि वो लोग अभी इस केस से बाहर निकल चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। पूरा फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे कि सबका ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं उस ब्रेकअप में कोई किसी का वो कर दे रहा, नो नॉट एट ऑल। लेकिन एक वो कल्चर जब मिडिल क्लास में आया तो अभी मिडिल क्लास में बहुत सारी दुश्वारियां और परेशानियां हो रही है। व्हाट इज रिचर्ड डालोवे प्रोफेशन? रिचर्ड डालोवे का प्रोफेशन क्या है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किससे पार है रिचर्ड? एक चीज ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव पार्टी से। सेप्टिमस वाइफ, सेप्टिमस की वाइफ का क्या नाम है? सेप्टिमस की वाइफ का नाम ल्यूक्रेजिया या ब्रैकेट में रेजिया है। रेजिया इज एन इटालियन वुमन है who married Septimus in Milan। She struggles to understand and help her husband while dealing with her own isolation in England। She struggles to understand and help her husband while dealing with her own isolation in England। That's the point कि लॉयल वाइफ रही, अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। What is Elizabeth Dalloway's relationship to Clarissa? Elizabeth Dalloway का रिलेशनशिप क्लारिसा के साथ कैसा है? सिस्टर का है, डॉटर का? हर डॉटर का। Elizabeth is Clarissa and Richard's teenage daughter, representing the younger generation and embodying qualities that both attract and concern her mother। तो what do you see कि एलिजाबेथ डालोवे का जो रिलेशनशिप है क्लारिसा के साथ वो कैसा है? डॉटर का। एलिजाबेथ डालोवे हैज रिलेशनशिप विद क्लारिसा, कैसा? डॉटर। हु इज मिस किमान? मिस किमान कौन है? एलिजाबेथ का ट्यूटर। मिस किमान इज एलिजाबेथ ट्यूटर। मिस किमान इज एलिजाबेथ हिस्ट्री ट्यूटर and religious mentor है। Clarissa sees her as a threatening influence on her daughter, representing different class and religious values। Clarissa ये देखती है कि जो उसका मेंटर है वो सही नहीं है, उसको सही गाइड नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एक ऐसा जो है लेसन पढ़ा रहा है जिसमें घृणा की भी बातें नजर आ रही है, डिफरेंट क्लास को लेके, रिलीजियस वैल्यूज को लेकर बात कर। What does Sally Saturn represent? Sally Saturn आपको याद होगा कि क्लारिसा का पहले लवर, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लारिसा मेमोरीज, क्लारिसा की मेमोरी, क्लारिसा उनको कैसे याद करती है? पैशनेट, इंटेंसिटी एंड फ्रीडम। क्लारिसा को ऐसा लगता है कि जो मेरा लवर रहा है उसके साथ, जिसके साथ मैं इंगेज थी, जो मेरा फर्स्ट लव रहा है, अगर वो मेरी जिंदगी में आता तो मुझे ज्यादा फ्रीडम होती। And I didn't get her. I didn't. Though I was engaged, I have some beautiful days. I have some
गुड डेज इन माय लाइफ, और उसको रिकॉल करती है। लेकिन पास्ट को याद करने से आपका प्रेजेंट ब्राइट नहीं होगा, बल्कि आप अपने प्रेजेंट को सिस्कियों में ही खत्म कर देंगे। Sally embodies the passionate, unconventional life that Clarissa chose not to pursue. He kiss with Clarissa represents a moment of pure feeling and possibility. How does Peter Walsh make his living? Peter Walsh अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं? As a colonial administrator in India, Peter Walsh. Peter Walsh याद होगा, उनके पहले स्वीटर जिससे उनकी शादी किसका, क्लैरिसा का। As a colonial administrator in India, as a writer, as a businessman, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लायर, वो कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते इन इंडिया में। तो पीटर्स वर्क इन इंडिया रिप्रेजेंट द ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम एंड इज ओन रूटलेसनेस कंट्रास्टिंग विद रिचर्ड्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रोल। ये चीजें रहा है कि वो कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं भारत। व्हाट इज ह्यूज वाइड ब्रड्स मेन कैरेक्टरिस्टिक? जो एक कैरेक्टर है ह्यूज वाइड ब्रड, उनका मेन खासियत क्या है? वो सोशल प्रॉपराइटी है और सुपरफिशियलिटी है इनका मेन कैरेक्टर। जो ह्यूज है रिप्रेजेंट द इम्पटी सोशल कन्वेंशन, ऐसी परंपरा की बात करते हैं जिसका खालीपन है, कोई उसमें वजन नहीं है। दैट क्लारिसा बोथ पार्टिसिपेट्स इन दैट क्वेश्चन, हिज सुपरफिशियलिटी हाईलाइट द हॉलो एस्पेक्ट्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। जो अपर क्लास सोसाइटी है उसमें कोई दम नहीं है, वो सुपरफिशियल चीजों में लगा हुआ है। और ये चीज इसके माध्यम से, किस कैरेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है? ह्यूज वाइट ब्रड के माध्यम से। Who does Peter Walsh encounter crying in Regent's Park? पीटर वॉल्स किसका इनकाउंटर करते हैं जब वो जो है रिजेंट पार्क में रहते हैं चिल्ला करके? इनकाउंटर मतलब नॉट किलिंग एनीवन, सामना करना। अ यंग वुमन, एक यंग वुमन का। इस अननेम्ड, और यह जो वुमन अननेम्ड है उसका कोई नेम नहीं है, अननेम्ड वुमन है। और क्या है? यंग वुमन है। Unnamed young woman represent the universal human experience of suffering that connects the strangers in the urban landscape, paralleling themes of isolation, connection का थीम। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक थीम्स और मोटिव्स को लेकर के है। What are the motive of flowers represent throughout the novel? जो motive of flowers है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी, लाइफ एंड फ्लीटिंग टाइम। जो फ्लावर वो खरीदने जा रही है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लावर आदमी किसको कब देता है? जब वो खुश होता है, किसी के सम्मान में उसको देता है। अंतिम यात्रा पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो अगर आप जीवित है और जीवित पर्सन को देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति या तो सम्मान का इजहार है या लव का इजहार है। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में कि फ्लावर अपीयर्स थ्रूआउट अ सिंबल ऑफ फ्लावर किसका प्रतीक है? ब्यूटी का, ब्यूटी ट्रांजिएंस का, द वाइटैलिटी ऑफ लाइफ का, टाइम पैसेज का। दे कनेक्ट वेरियस कैरेक्टर्स। व्हाट मेजर थीम डज सेप्टिमस स्टोरी प्राइमरली एक्सप्लोर? जो सेप्टिमस की कहानी, जो वार वेटेरन है, जो सुसाइड कर लेता है, उसका कैरेक्टर या उसका लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है? मेंटल इलनेस एंड द सोसाइटीज रिस्पॉन्स टू इट। वो दिखाता है कि समाज में अगर मानसिक रूप से कोई बीमार है या बीमार कैरेक्टर है तो उस बीमार कैरेक्टर को सोसाइटी कैसे ले रही है, सोसाइटी कैसे देख रही है। Through Septimus, Wolf examines how society falls through suffering from mental illness, criticizing the medical establishment's lack of understanding and compassion. Question number 23. What does Clarissa's party represent symbolically? जो क्लैरिसा की पार्टी है वो सिंबॉलिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? सोशल एप्लीकेशन एंड द अटेम्प्ट टू क्रिएट मीनिंग। यस, क्लैरिसा की जो पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है कि हम सब लोग समाज के प्रति कृतज्ञ हैं और हम सारे लोग प्रयास करें कुछ नई जीवन को, कुछ नया ढूंढने के लिए। दिस इज व्हाई शी ऑर्गेनाइजेस द पार्टी, इनवाइट्स द पीपल। तभी क्या होता है, समाचार आता है कि सेप्टिमस ने आत्महत्या कर ली। वहां पर एक विधि यही निकल करके आती है कि जीवन जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, जीवन जो पानी का बुलबुला है, रेत जैसा है जो आपकी मुट्ठी में आता है फिर धीरे से खिसक जाता है। These things we find. You can just imagine कि लाइफ को कितने ढंग से जो है दर्शाया गया है, लेकिन लाइफ का कोई प्रॉपर डिफिनीशन आप नहीं बता सकती कि ये जीवन है।
कौन सा जीवन है? बचपन का जीवन जीवन है, जवानी का है, बुढ़ापे का है, दुनिया से रुखसत हो जाना जीवन है। व्हाट इज जीवन? वी कांट डिफाइन। जीवन एक अनुभव है, कहीं वो खट्टे मन में है, कहीं मीठे मन में है, कहीं बांसुरी है, तो कहीं जो है अलगाव है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं हैप्पी है, कहीं अनहैप्पी है। तो दिस थिंग्स वी फाइंड। शेक्सपियर का ट्रेजिडी और कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी का एक्सपीरियंस जीवन का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है उसमें। तो दिस थिंग्स वी सी। बाकी ये जितना ये सब बातें हो रही है अपने यहाँ जो है बहुत ब्यूटीफुली उस लाइन को कहा गया कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो ये दुनिया ऐसी है कि हर आदमी ना अंबानी घराने का हो सकता है, और हर आदमी ये चाहे कि जिसे मैं चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में आ जाए, मिल जाए, तो ये भी संभव नहीं है। बट जीवन एक खूबसूरत गिफ्ट है जो ईश्वर ने दिया है, उसे हमें जीने की कोशिश करना चाहिए, अपने लिए नहीं, फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी। अपना तो जीवन है ही है, लेकिन आपका जीवन इसलिए नहीं है कि इफ यू लाइक समवन, इफ यू लव समवन, इफ यू डोंट गेट दैट पर्सन, तब आप कहिए कि नहीं जीवन मेरा खत्म हो गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। नो, नॉट एट। Your life is for your family, your life is for your parents, your life is for your nation, your life is for the society। तो मेरा अपना ये मानना है कि वो शायद बहुत मायने रखता वो चीज को। आपका जीवन बड़ा कीमती है, किसी के लिए आपका जीवन हो सकता है, एक के लिए नहीं हो सकता है। आपका जीवन सबके लिए है, तो एक के लिए आप अपने जीवन को खराब ना करिए, पागलपन ना दिखाइए। मुझे लगता है कि ये पागलपन है, और खास करके आजकल के बच्चों में मोबाइल के दौर में ये पागलपन कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद पता चले कि जब बुखार उतरता है तो फिर जीवन भर लड़ाइयाँ ही होती है। इसलिए जरूरत क्या है? रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी अपनी लाइफ है, उसमें डिग्निटी बहुत जरूरी है, सम्मान बहुत जरूरी है, और अपनी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। जीवन इसी तरह की स्ट्रक्चर पर चलता है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने अपना जीवन कितना दिन जो है लव में खर्च किया, नो, नॉट एट ऑल। ये कोई पूछने नहीं जा रहा है। आपने कितनी महंगी वॉच पहनी, इस पर लोग नहीं वो करेंगे। लेकिन आपको इकोनॉमिकली साउंड होना है, नॉलेज से आपको साउंड होना है, आपको इतना होना है कि आपको पैरासाइट नहीं बनना है, आपको लोगों का सहारा बनना है। ये जीवन है मेरा अपने नजर में। थोड़ा मैं टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि क्लारिसा का जो मैं देख रहा हूँ, सेप्टिमस का जो मैंने देखा, ये हमारा आपका जीवन है, इसी का रिफ्लेक्शन है। तो इट्स नॉट अ लाइफ की यू हैव टू डिवास्टेट, यू हैव टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ फॉर एनी पार्टिकुलर पर्सन। जो है वर्तमान में उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, जो जा चुका है उसको भूलने की कोशिश करिए। What theme is explored through the contrast between Clarissa and Septimus? जो क्लारिसा का लाइफ है, जो सेप्टिमस की लाइफ है, दोनों में कंट्रास्ट है। इसमें कौन सा थीम दिखाने की कोशिश की गई है? डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू लाइफ चैलेंजेस। इसमें तरह तरह के चैलेंज आपको। सेप्टिमस में क्या है? वॉर वेटिरान है, और वो वॉर वेटिरान क्या करता है? अपना अनुभव देता है कि युद्ध भी है, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस भी है। क्लारिसा की लाइफ में युद्ध तो नहीं रहा है, लेकिन अलग तरह का युद्ध रहा है कि शी वाज एंगेज्ड विद समवन, शी रिमेंबर्स हर गॉन डेज, हर पास्ट डेज। मैरिज भी हो चुकी, फिर भी उसका मन फैमिली में नहीं लग रहा है, हो सकता है ना पटरी खा रहे हो हस्बैंड से। तो उन सब चीजों को लेकर के वह कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता है। बोथ कैरेक्टर्स फेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, but Clarissa chooses to engage with life through social connection, while Septimus retreats into isolation and ultimately chooses death को choose करता है। What does the recurring image of waves represent? जो waves है उसका जो recurring image है, waves आ रही है जा रही है, recurring ebb and flow, आ रही है जा रही है waves, वो क्या represent करता है? It represents the flow of consciousness and debris। समुद्र की चाहे वो लहर रही हो, चाहे जिस चीज की वेव्स रही हो, वो जो रिकरिंग करे, जो अप एंड डाउन हो रहा है, वह इंसानों की चेतना का प्रतीक है। वह दिखा रही है जो इंसान है जब विचारों में डूबते हैं तो विचारों का एक प्रवाह चलने लगता है। विचार कभी हाई टाइड में चला जाता है, कभी लो टाइड में चला जाता है, उसमें कांस्टेंट नहीं है।
पास्ट में गए तो एकदम से चले गए, पास्ट में जाते जाते इतना डूब जाते हैं कि sometimes they feel alone, sometimes tears come from your eyes, sometimes you sob, sometimes someone can say the faded rosy cheek on your face, no smile at all. और कभी कभी आप पास्ट को याद करते हैं तो there is smile on your face and you have rosy cheeks and you have lovely face, some attractive face you have. So these things will be fine, क्योंकि गम, ईश्वर ने अगर गम दिया तो गम भरने की कुव्वत भी आपको, ताकत भी अता की। ये ईश्वर का बहुत बड़ा, उसका कृपा है हम लोगों को, उसका बड़ा करम है कि इंसान को ऐसा बनाया कि अगर कोई जिंदगी से चला जाए तो उस चले जाने के खालीपन को भरने की ताकत भी दी है, क्योंकि आपको बेहतरीन काम के लिए पैदा किया, किसी एक काम के लिए जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा किया। How does Woolf explore the theme of time? Woolf जो है theme of time को कैसे प्रेजेंट करती है? Through contrasting clock time with psychological time. साइकोलॉजिकल टाइम भी है और क्लॉक टाइम भी है। क्लॉक टाइम क्या है? प्रेजेंट है, जो चल रहा है। और साइकोलॉजिकल टाइम आपका क्या है? पास्ट की भी, आप उसकी अपनी मेमोरी को याद करते हैं। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को उन्होंने जुड़ा हुआ है। What aspect of post-war society does the novel primarily critique? करें कि पोस्ट वार जो सोसाइटी है, युद्ध के बाद जो एक नया समाज बना है, उसके किस पहलू को नॉवेल में क्रिटिसाइज किया गया है? सोशल कन्फर्मिटी एंड इमोशनल रिप्रेशन की जो पोस्ट वार सोसाइटी है, सामाजिक रूप से उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनमें कोई स्वीकृति नहीं है, कन्फर्मिटी नहीं है, और उनके अंदर इमोशनल ऐसा लगता है कि जो भावनात्मक पहलू वो रिप्रेस हो चुका है, खत्म हो चुका, उनमें इमोशन नहीं है, इंसान को इंसान समझने की ताकत नहीं है, जज्बात हो नहीं है, they don't have heart, they don't have soul, they don't have time to go with the trauma of a particular person. एक वार वेटेरान है, उसको बड़ा मायने रखता है वार वेटेरान का, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको मशीन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, पागल खाने में डाला जा रहा है, जबकि वो पागल भी नहीं, इसी वजह से वो जो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। और अभी हम लोगों ने कल ही देखा कि कैसे जो है ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिक को ब्रूटली लोगों ने पीटा जो है टोल टैक्स प्लाजा पे, फिर उसका रिएक्शन भी आया। These things we see कि और हीरोज को कैसे क्या क्या होता है। What does the character of Sir William Bradshaw represent? जो कैरेक्टर है सर विलियम ब्राडशा का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सर विलियम ब्राडशा का जो कैरेक्टर है वो अथॉरिटेरियन डॉक्टर है और सोशल कन्फर्मिटी को दिखाते हैं। अथॉरिटेरियन डॉक्टर, एक ऐसे डॉक्टर, उनको लगा कि इलाज का यही तरीका तो यही, जबरदस्ती वो इलाज करेंगे, पागल खाने भेजना तो भेज देंगे, तो वो जो डॉक्टर का पेशा है, अगर उस डॉक्टर के साथ मानवतावादी सोच नहीं है तो वो डॉक्टर क्या होगा? वो डॉक्टर नहीं रह जाएगा, बल्कि वो डॉक्टर जो है something I'm not using the word कि he will be devil या he will be a giant figure, no not at all। वो डॉक्टर फिर अगर डॉक्टर में मर्म नहीं है, दर्द को समझने की कुव्वत नहीं है, वो डॉक्टर डिस्ट्रक्टिव हो, वो आपका इलाज प्रॉपर नहीं करेगा। मरीज को सबसे पहली जरूरत है इमोशनल टच। अगर आपको याद होगा बुड्ढा भाई एमबीबीएस जो मूवी बना हुआ था कि वी ऑल नीड थेरेपी, झप्पी, वी ऑल नीड झप्पी, सैयारा जो भी मूवी आई हुई है जिसमें लव स्टोरी को दिखाया है, उसमें भी हम इमोशनल टच हमें जरूरत है, क्योंकि लिटरेचर का एक बहुत नया ब्रांच जो चला हुआ मेडिकल ह्यूमैनिटीज या लिटरेचर में मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे। यू कैन जस्ट सी, आनंद मूवी आई थी बहुत पहले अमिताभ बच्चन का, ये सब बीमारियों को लेकर के बात की गई, इसमें भी बीमारी को लेकर के बात की गई। लेकिन अगर डॉक्टर अथॉरिटेरियन हो जाएगा, इमोशनल टच नहीं रहेगा, तो मरीज को मार देगा, उसकी जान ले लेगा, उसका इलाज प्रॉपर नहीं करेगा। मरीज को हीलिंग टच की जरूरत है, उसको एहसास कराने की जरूरत है कि योर डिजीज इज क्यूरेबल, इट्स नॉट इनक्यूरेबल। उसे ये भी हमेशा कहने की जरूरत है कि प्रे टू गॉड, पॉजिटिव थॉट लाने की जरूरत है। लेकिन उसको क्या करता है? पॉजिटिव थॉट लाने की जगह पागल खाने में भेज दे रहा है, केस को और क्रिटिकल बना दे रहा है। दिस थिंग्स वी फाइंड, और ऐसा डे टू डे लाइफ में आज के समय में मैं समझता हूँ कि घटित हो रहा बहुत ज्यादा। बीमारी कुछ भी नहीं है तो इसका ही पूरा ऑपरेशन कर दे रहे पैसे के लिए, आदमी मर गया है तो आईसीयू में ही रखे हुए पैसा। तो the people became materialistic, the people need only money, कितना मिल जाए ना जाने कहाँ लेके जाए।
हाउ डज द नावल ट्रीट द थीम ऑफ कम्युनिकेशन, नावल थीम ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे ट्रीट करता है, एज डिफिकल्ट एंड ऑफन फेल्ड। जो थीम ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत डिफिकल्ट और फेल्ड है। क्यों? क्योंकि संवाद नहीं है, कैरेक्टर्स में संवाद नहीं, आपस में एक दूसरे से संवाद नहीं है। Characters struggle to communicate their deepest feelings and thoughts, highlight the isolation inherent in human existence despite physical proximity। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। कैरेक्टर्स क्या करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन का। यू हैव रेड ना, आपको याद होगा, आपने प्रूफराग पढ़ा, लफ्सांगाम चेयरमैन प्रूफराग। प्रूफराग क्या करता है, hesitation, lack of communication, lack of confidence. He likes someone but he can't propose। फिर उसके बाद कहता है कि do I dare disturb the universe। कल आएंगे, चाय ले पिएंगे, समोसा खा करके आएंगे। तो चाय समोसा पिज्जा बर्गर खाने से शक्ति थोड़ी आ जाएगी। जो प्रॉब्लम है वो इनर प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन का समस्या है, उसको रखना पड़ेगा ना लोगों के साथ, उसका एक प्रॉपर हीलिंग होता है, वो सब चीजें होती है। वी नो इट वेरी वेल। What does the Indian woman singing in the tube station represent? I think now it's visible. What does the Indian woman singing in the tube station represent? कह रहे इंडियन जो woman है वो क्या सिंगिंग करे जो ट्यूब स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है? प्रिमिटिव कंटिन्यूटी एमिड्स अर्बन मॉडर्निटी। जो इंडियन वुमन है वे अपने प्राचीन कल्चर को याद करती है, उसको भी महत्व देती है, और साथ ही साथ और किस पर वो बात करती है, साथ ही साथ वो जो है अर्बन मॉडर्निटी को भी दिखाया जा रहा है। Her ancient song represent timeless human expression that persist despite modern urban alienation, suggesting enduring aspects of human nature। हाँ ये बात तो है, एशिया में स्पेशली भारत में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वजूद है, अब थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो चुका है। वरना अगर आप अपने बचपने को देखे होंगे, अपने यहाँ बहुत मायने रखता है, ननिहाल ननिहाल मामा का घर, गर्मी की छुट्टी में वहां पे जाना। कभी इंडिया के लोग अपने आप में आइसोलेशन नहीं फील किए, बट नाउ दे आर फीलिंग द आइसोलेशन। कभी हम लोग एक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वृद्धा आश्रम होगा, बड़े बड़े घराने के लोग जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल मतलब वहां दे रहे। कई ऑफिसर्स के ऐसे केसेस आए हुए हैं। ये भारत की संस्कृति रही थी, भारत का कल्चर ये रही था। बट प्रॉब्लम्स आ रही है, चीजें आ रही है, न्यूक्लियर फैमिली आई, एक ही संतान हुई, बढ़ा दिया गया, विदेश में चला गया, फिर माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या बहू आई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, उसकी वजह से उसको अकेले रहना पड़ रहा है, या घर से निकाल दिया गया। सो मेनी केसेस भी सी, सो मेनी केसेस भी फाइल। तो जो भारत का प्रिमिटिव कल्चर रहा है वो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ कहीं आइसोलेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। भारत के लोग जो है, अगर आप देखेंगे कि मनोजी टाइप के हैं, उनके अंदर ये सब प्रेशर नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। अब तो चाहे जो इधर चल रहा हो, बहुत सारी चीजें ट्राउमा है, लोग रो रहे हैं, अकेलापन भी लोगों में आ रहा है, जो जिस तरह का कल्चर हमने डेवलप किया, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ का हिस्सा बहुत ज्यादा। मतलब भारत के ऋषि मुनि जो है कंदराओं में गुफाओं में अकेले ही है, तपस्या कर रहे हैं, कोई वही नहीं है। जो और कल्चर है उसमें जो है एहतिकाम में लोग बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तब अपने अपने धर्म से, अपने अपने ढंग से अपने धर्म का फॉलो कर रहे हैं, सीधे ईश्वर से उनका संवाद हो रहा है। और भारत के लोग तो ऐसे है कि पता चलिए इतना खचाड़ा बसो जो है उसमें बैठे 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 सो ही जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे बैठे सो जा रहे हैं। और यहाँ वेस्टर्न में लोगों को नींद ही नहीं आती, नींद की गोलियां खा रहे हैं। तो आप अगर ये देखेंगे जो आपका कल्चर रहा है, उस कल्चर में प्रेशर कभी नहीं था। एक ऐसा जीवन जो ठीक ठाक था, मेरी अपनी नजर में जो काफी ठीक ठाक था। आदमी गरीब बल्बी से था लेकिन दिल से अमीर था, बहुत साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता था, बहुत ब्रांडेड चीजों को नहीं जानता था, कभी खाता रहा होगा लेकिन सुकून से रहा होगा, इतना कंपटीशन यूरोप। बट दिस टाइम्स वी सी ये प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट नैरेटिव पर्सपेक्टिव डज वुल्फ प्राइमरली, स्टाइल को लेकर टेक्निक्स को होगा, अब इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि स्टाइल टेक्निक से बहुत ज्यादा वैसा नहीं। व्हाट नैरेटिव पर्सपेक्टिव डज वुल्फ प्राइमरली यूज, कौन सा नैरेटिव टेक्निक उनका रहा है, थर्ड पर्सन नैरेटर यूज करती है।
थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर, ज्यादातर नॉवेलिस्ट थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर यूज करते हैं। तो द ओमनिशिएंट नरेटर कैन असेस मल्टीपल कैरेक्टर्स कॉन्शसनेस टेक्निक को लेकर के पूर्ण बात किया। हाउ डज वुल्फ हैंडल ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर पर्सपेक्टिव, जो डिफरेंट कैरेक्टर है जो उनमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, वो जो नजरिया उसको कैसे हैंडल करती है स्मूथ एसोसिएटिव कनेक्शन के साथ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवेल्स एपिग्राफ फ्रॉम सिम्बलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉवेल का एपिग्राफ सिम्बलाइन से लिया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट हिट्स एट फियर एंड लव ऑफ लाइफ। जो सिम्बलाइन है यह हिंट करता है, यह इशारा करता है, किसको इशारा करता है? फियर को इशारा करता है और लव फॉर लाइफ को इशारा करता है। दोनों चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इट हिट्स, यह इशारा करता है, क्या इशारा करता है? फियर और लाइफ को इशारा करता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। और जब एक क्वेश्चन आएगा कि नॉवेल का एपिग्राफ कहाँ से लेगा, सिम्बलाइन से। एक्सप्लेनेटरी नोट्स इसका जानना जरूरी है। लाइन जो है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नो नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, इंट्रोड्यूस थीम्स ऑफ डेथ, ये थीम्स ऑफ डेथ, एक्सेप्टेंस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को जो है दर्शाता है। और ये लाइन कहाँ से लिया गया? सिम्बलाइन से लिया गया। हाउ डज वुल्फ यूज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन द नैरेटिव, वुल्फ जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको कैसे नैरेटिव में यूज करती है? वो सिंबल के रूप में जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो उसे सिंबल के रूप में प्रेजेंट करती है। वुल्फ प्रेजेंट दिस थिंग्स एज सिंबल, एज सिंबल कनेक्टिंग कैरेक्टर सच थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइक उन्होंने फ्लावर का यूज किया है, मोटर कार का यूज किया है, एंड द एयरप्लेन का यूज किया, ये सब सिंबॉलिक है। 35 है, व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन द नॉवेल, मेमोरी क्या रोल प्ले करती है? इट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी। जो मेमोरी है वो आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस को बताती है, आपका प्रेजेंट लाइफ कैसा चल रहा है, पास्ट जो था वो तो आएगा ही, और आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है उसको बताती है। हाउ डज वुल्फ रिप्रेजेंट द अर्बन एनवायरनमेंट, अर्बन एनवायरनमेंट जो शहरी जीवन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है? एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, अर्बन ऑर्गेनिज्म को या उसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रेजेंट करती है। और अर्बन लाइफ में बहुत सारे के इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है उसको देखने को मिलेंगे। Then you see कि what is the significance about the novels opening and closing, जो नावल का ओपनिंग और क्लोजिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? They frame the day's circular completion. They frame the day's circular completion. How does Woolf handle dialogue? Minimal dialogues emphasis on internal thought. जो भी dialogues है वो internal thought को represent करने के लिए यूज किए गए हैं। What literary movement does Mrs. Darlow? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिटरेरी मूवमेंट के तहत ये नॉवेल आएगा? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के तहत ये आएगा। हाउ डज वुल्फ यूज रिपीटिशन इन द नॉवेल? वुल्फ रिपीटिशन को कैसी चीजें रिपीट की गई टू क्रिएट रिदम एंड थीमेटिक यूनिटी के पर्पस से उसको उन्होंने किया हुआ है। क्रिटिकल एनालिसिस को लेकर क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लारिसास रिएक्शन टू हियरिंग अबाउट सेप्टिमस डेथ? क्लारिसा का क्या रिएक्शन जब वो सेप्टिमस के डेथ को सुनती है? She identifies with his choice and affirms her own decision to live. वह अपने आप को आइडेंटिफाई करती है और चॉइस को साथ साथ वो कहती है कि अपने डिसीजन को मुझे जीना है। हाउ डज द नॉवेल एड्रेस इश्यूज ऑफ क्लास? नॉवेल में कैसे क्लास इशू को रिप्रेजेंट किया गया? इट्स सर्टनली क्रिटिक अपर क्लास, यस इसमें अपर क्लास को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। व्हाट डज पीटर वाल्स पिक नाइफ पेन नाइफ सिंबलाइज? जो पीटर वाल्स है उनका पेन नाइफ किस चीज का सिंबल है? मास्कुलिन इनसिक्योरिटी का सिंबल है, नर्वस एनर्जी का। हाउ डज द नॉवेल ट्रीट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैरिज को कैसे दिखाया गया? अ कॉम्प्लेक्स प्रॉमिस बिटवीन पैशन एंड स्टेबिलिटी। मैरिज जो है बहुत जटिल चीज है, आपके पैशन के बीच में और आपकी स्टेबिलिटी। आप स्थायित्व लाइफ में चाहते हैं और आपके अंदर पैशन कुछ करने की,
तो शायद इसके बीच में बहुत कठिन चीज है। What is the significance of Elizabeth's interest in becoming a doctor herself? एलिजाबेथ जो डॉक्टर है क्लारिसा का, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? इट रिप्रेजेंट्स चेंजिंग पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन, यह दिखाता है कि औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कैसे परिवर्तन समाज में आ रहा है, कैसे लोग सोच रहे हैं और कैसे वे बच्चियों को एक मौका दे रहे हैं डॉक्टर बनने। हाउ डज द नॉवेल प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटी एंड मैडनेस? सैनिटी और मैडनेस के रिलेशनशिप को कैसे एज सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट विद ब्लड बाउंड्रीज, ये बताता है कि इस समाज के द्वारा क्रिएट किया गया है और दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। What role does nature play in the novel? Nature का क्या रोल है? It offers some moments of beauty and connection to large rhythm. जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट यूज किए गए वो ब्यूटी को क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ लार्ज रिथम को क्रिएट करने के लिए। हाउ डज द नॉवेल एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को कैसे दिखाया गया है नॉवेल में? थ्रू साइकोलॉजिकल आफ्टरमाथ ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, या साइकोलॉजिकली दिखाया गया कि एक वार वेटरन है, वार का कितना निगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, वो आत्महत्या कर लेता है, पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वार का जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल और व्यक्ति पर क्या पड़ा, समाज पर क्या पड़ा, इसको दिखाएंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवेल्स टाइटल फोकसिंग ऑन मिसेस डार्लिंग? बहुत इंपॉर्टेंट, इस नॉवेल के टाइटल का क्या महत्व है? इट emphasizes Clarissa's married status and social identity. मिसेस डार्लिंग में मिसेस से शादीशुदा मिसेस डार्लिंग, तो यह क्या दिखाता है? क्लारिसा जो है, जो मिसेस डार्लिंग वो क्लारिसा की मैरिज को, उसके स्टेटस को, उसकी सोशल आइडेंटिटी को दिखाता है। लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट अल्टीमेट विजन डज द नॉवेल प्रेजेंट अबाउट ह्यूमन कनेक्शन? नॉवेल में क्या दिखाया गया विजन जो है ह्यूमन कनेक्शन को लेकर के? इट occurs in brief recent moments despite fundamental isolation. वो चीजें संक्षिप्त में बताई गई ह्यूमन कनेक्शन को लेकर की चीजें रही, ये चीजें। तो इन दिस वे आई हैव डन। Jimam is writing professional goals are temporary, personal loss is permanent. Yes, I agree. Okay. ये हॉकी की गाड़ी किसी को जमी किसी को आसपास। Yeah, good. So I have done और एक बड़ी चीज है कि आपने मुझे सुना, क्योंकि अगर आप किसी को सुनते हैं इतनी देर तक तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज के समय में किसी को सुनना ये अपने में मुझे लगता है बड़ा काम है, बड़ा नेक काम है कि एक आदमी बोल रहा है और 10 लोग उसे सुन रहे हैं। इसके लिए भी बड़ा धैर्य चाहिए। तो आप लोगों आपने इसको सुना और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला, अपना खूबसूरत कंपनी मुझे दिए और जीवन की कुछ चीजों को हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया, समझा, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किया गया, कुछ आपने समझा, कुछ हमने दिया। Now I want to get your feedback. How did you find this MCQ with explanatory notes? वो चीज आपको कैसे नजर आई है? Rama is writing nice session. Thanks Rama. I hope you all have enjoyed. You all have enjoyed और आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। कोई इस रिव्यू है मुबशिर आफ्ताब, Rama and Rasia, Rani, Jimam, Rajkumar, Neha, Juveria, madam. We have, and I think that you all have enjoyed. You can just write some. Neha is writing great session. Thanks, Neha. Okay. You all can give me this phone because इतना देर बोलने के बाद जो आदमी सोचता है कि आप उसको कुछ फीडबैक जरूर दें, कोई ना कोई सर्टिफिकेट नहीं डिमांड की जा रही, सब वर्ड्स ओनली फ्रॉम योर साइड। Did you enjoy the session? How did you find it? So I think you all have enjoyed. We have Juveria madam, Neha madam. Meet you tomorrow. Thanks for joining this session. Meet you tomorrow.